So now let's get started with the alkane topic. Students, you know that alkenes are the hydrocarbons in which carbons are bonded by a single bond. Alkane के अंदर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है. अगर सारे कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो जनरली हम उसको क्या कहेंगे, एल्केन. नाउ बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स. एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड्स बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज लीनियर. इफ़ वी टॉक अबाउट दी नॉर्मल कंडीशन, दैन नॉर्मल कंडीशन पे जो एल्केन्स होते हैं दे आर इनर्ट इन नेचर बिकॉज इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है. तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं बच्चों, आप ऑलरेडी चैप्टर 4 में स्टडी कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. और क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उनको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है. इट मीन्स नॉर्मल कंडीशन पे जो सिंगल बॉन्ड्स उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एल्केन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन इज सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो सामने से होती है, कोलेटरल साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं होती है. तो जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है दैट विल बी मैक्सिमम. हमने ये स्टडी कर चुके हैं कि जो ओवरलैपिंग होती है वो सामने से होती है. सो इट्स मैक्सिमम. इन दिस वे ओवरलैपिंग विल टेक प्लेस, राइट. तो हम इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. तो देखिए, क्योंकि इनर्ट है ये इन द नॉर्मल कंडीशन इसलिए इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है. पैराफिन्स जो है बच्चों एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पैरम. नाउ पैरम मीन्स लिटिल एंड एफिनीज मीन्स एफिनिटी. इट मीन्स इट हैज़ अ लिटिल एफिनिटी. या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, दिस इज लेस रिएक्टिव. हम ये भी कह सकते हैं पैराफिन का मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव होना. तो हम यही तो बोल रहे हैं कि जो एल्केन्स हैं दे आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स. तो एल्केन को हम पैराफिन्स भी कहते हैं. और पैराफिन्स का मतलब होता है लेस एफिनिटी, लेस रिएक्टिविटी. अब पैराफिन्स जो आइसोमर शो करते हैं दैट इज चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर एंड कन्फर्मेशंस. ओके, सो चेन आइसोमर का मतलब क्या होता है, अगर कोई एल्केन लीनियर है तो वो ब्रांच में भी हम उसको शो कर सकते हैं. पोजीशन आइसोमर का मतलब ये होता है कि CH3 सपोज सेकंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो नेक्स्ट आइसोमर में वो थर्ड या फोर्थ कार्बन पे भी अटैच्ड हो सकता है. देन अगर हम बात करते हैं कन्फर्मेशन की तो 3 डायमेंशन में इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है. तो आइसोमेरिज्म टॉपिक हम अलग से स्टडी करेंगे. सो आपको भी यहाँ पे ये रिमेंबर करना है कि आइसोमेरिज्म कौन कौन सा शो करते हैं, चेन, पोजिशन एंड कन्फर्मेशनल. ठीक है, तो अभी तक हमने देखा है एल्कीन हैव the single bond between the carbons. It means it is a saturated compound. It is also known as aliphatic compound because these are linear in branch. And if they are cyclic then आपको alicyclic compounds भी कह सकते हैं. And they are inert under normal condition, therefore they are also known as paraffins and they show chain, position and conformational isomerism. Now let's see the preparation method of alkene. The first preparation method is hydrogenation. बच्चों हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर आप मल्टीपल बॉन्ड पे अगर हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं इन दैट केस इट विल बी नोन एज हाइड्रोजनेशन. तो देखिए यहाँ पे क्या है, एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2. व्हेन इट अंडरगो हाइड्रोजनेशन मतलब इसको हम रिएक्ट कराते हैं H2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट. फॉर एग्जाम्पल दैट कैटलिस्ट मे बी निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम. तो क्या होगा, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा. डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में. तो आपको क्या मिलेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. इट मीन C2H6 जिसको हम क्या बोलते हैं, इथेन. तो आपको क्या करना है, दोनों ही कार्बन जो डबल बॉन्ड कार्बन से अनसैचुरेटेड कार्बन से वहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट. सो व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दे फॉर्म एल्कीन और द सैचुरेटेड कंपाउंड. अब अगर हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की तो हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी ले लिया बच्चों. यहाँ पे क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो आपको 2 टाइम इसका हाइड्रोजनेशन करवाना होगा. तो सी फर्स्ट टाइम जब आप H2 की रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ आ जाएगा CH, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ पे. ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2. फर्दर आप वापस से क्या करेंगे,
2 हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा CH2, दिस विल बिकम CH3 और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को भी कम्प्लीटली रिड्यूस कर सकते हैं और एल्केन का फॉर्मेशन करा सकते हैं बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी हम एडिशन करते हैं हाइड्रोजन का ऑन द डबल बॉन्ड कार्बन्स तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। इट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। और कैसे कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H2 एंड निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम कैटलिस्ट। आप कोई भी एक कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज बाय सोडा लाइम। नाउ बच्चों सोडा लाइम क्या है, सोडा लाइम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। आप जानते हैं NaOH भी हाइग्रोस्कोपिक, ये भी एटमॉस्फेयर से मॉइस्ट लेता है और मॉइस्ट हो जाता है, लिक्विड सा फॉर्म कर देता है, राइट। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की तो ये भी हाइग्रोस्कोपिक है। तो अगर कंपेयर करें कौन ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है तो कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, जो मॉइस्चर उसको पहले एब्जॉर्ब कर देता है, उसकी वजह से ये जो Na है ये क्या रहता है, ड्राई फॉर्म में रहता है। क्योंकि अगर हम CaO ऐड नहीं करेंगे तो NaOH क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ले लेगा और लिक्विड का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। तो हम क्या करते हैं, NaOH को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में कंबाइन कर देते हैं ताकि NaOH क्या रहे, ड्राई रहे। फर्स्ट पॉइंट। नाउ सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। और हमने कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज़ किया हमें समझ में आ गया है, ठीक है। तो देखो रिएक्शन क्या होती है, RCOONA दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट। अगर हम यहाँ पे सोडियम सॉल्ट को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ में तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा बाहर निकल जाएगा। इसमें डिकार्बोक्सिलेशन होता है, किसके फॉर्म में, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में। तो Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, RH एज अ मेन कंपाउंड। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, दिस विल बिकम एल्केन। सो यहाँ पे भी हमने देखो CaO यूज़ किया, सो दिस इन कॉम्बिनेशन। तो जब भी आप RCONA दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट यूज या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं and they are reacted with soda lime and heated up, then you will get alkane. Now let's see the next reaction जो कि है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है, मेन टारगेट ये होता है, मेन फंक्शन ये होता है कि वो कार्बन चेन को इंक्रीज करता है, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करना, ठीक है। अभी तक हमने देखा था हाइड्रोजन ऐड हुआ था, हाइड्रोजन ऐड हुआ था, अब हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने को, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है विद द सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर तो यहाँ से X और ये 2Na कंबाइन करके क्या करेगा, 2NaX का फॉर्मेशन करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, RR। मतलब पहले सिंगल एक ही कार्बन था, है ना, मान लीजिए CH3 है तो रिएक्टेड में सिर्फ एक ही कार्बन था, प्रोडक्ट में क्या हो गया है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो टोटल हमारे पास में कितने हो गए, 2 कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। सो ये है वुड्स रिएक्शन। और बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, ये सिमेट्रिकली देता है, मतलब यहाँ पे जो R है ना वो ही रिपीट होगा, मतलब 2 अलग अलग R आप नहीं ले रहे, ये सेम R है, ओके। सो दिस R एंड दिस आर द सेम, मतलब ये सेम ही कंपाउंड है, तो आपको जो मिलेगा वो सिमेट्रिकल कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो आप एल्काइल हैलाइड का भी रिडक्शन करा सकते हैं, कैसे कराएंगे, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन की इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, कॉपर एंड अल्कोहल। तो आपको क्या मिलेगा, RH, दैट इज अगेन आपको एल्कीन मिलेगा। यहाँ पे बच्चों R जो है वो एल्काइल है, ठीक है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे जो R है वो एल्काइल है, दैट मीन्स इट कैन बी मिथाइल, इट कैन बी इथाइल, इट कैन बी प्रोपाइल, ठीक है। जो फ्री वैलेंसी हमने छोड़ी है, यहाँ पे X जुड़ा होगा, X में भी क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो राइडो, ठीक है। तो यहाँ पे RX जो है दैट विल बी रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, कॉपर एंड अल्कोहल, और ये क्या बनाएगा, RX एंड HX क्या निकल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट। तो इस तरीके से भी आप एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो। अभी तक हमने जो 4 मेथड पढ़े हैं उसमें 3 के अंदर तो हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और वुड्स रिडक्शन के अंदर हम क्या कर रहे थे, कार्बन का एडिशन कर रहे थे, मतलब कार्बन इंक्रीज हो रहा था, ठीक है।
Okay, students, you have to keep in mind that instead of copper and zinc, you can also use zinc, HCl, Hi, red phosphorus, H2, palladium in order to reduce RX. ठीक है, RX के reduction के लिए आप ये वाले reagents भी use कर सकते हैं. So now let's see the Kolbe electrolysis. देखिए Kolbe electrolysis की जब हम बात करते हैं तो इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है विद वाटर और इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. इट मीन्स इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं. तो हमें क्या मिलेगा, CH3 दैट इज एल्केन, NaOH, CO2 एंड H2 एज अ बाय प्रोडक्ट. अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो एल्केन और CO2 फॉर्म हुआ है, दैट इज एल्केन एंड जो CO2 फॉर्म हुआ है दैट विल बी लिबरेटेड एट एनोड, और जो H2 रिलीज हुआ है ये कैथोड पे रिलीज होता है. बच्चों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है. इन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस H2 इज रिलीज्ड एट विच इलेक्ट्रोड, तो आपको पता होना चाहिए कैथोड पे रिलीज होता है. ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये इवन नंबर ऑफ कार्बन का फॉर्मेशन करता है. इसमें क्या होता है, जो कार्बन जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें आपको कितने नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन. ठीक है, तो अगेन हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन हम देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, दिस प्रोडक्ट विल हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन. ओके, नाउ आफ्टर सीइंग Kolbe electrolysis let's see the Clemmensen reduction. बच्चों इसके अंदर क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगो रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HgHcl. तो क्या होगा बच्चों, ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा ड्यू टू रिडक्शन एंड हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, 4 नेसेंट हाइड्रोजन लिए हैं. सो इन दिस 2 हाइड्रोजन विल कंबाइन विद दिस ऑक्सीजन और क्या बनाएंगे, H2O मॉलिक्यूल एज अ साइड प्रोडक्ट एंड 2 रिमेनिंग हाइड्रोजन विल अटैच टू दिस कार्बन इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस कार्बन. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा. तो यहाँ पे क्या हो गया है, हाइड्रोजन का एडिशन. तो ये कार्बोनिल से किस में कन्वर्ट हो गया है, एल्केन के अंदर. ये कंप्लीटली क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है. सो क्लेमेंसन रिडक्शन हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHgHcl. ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड है जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाएगा और CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स सी द रिडक्शन ऑफ ऑक्सो कंटेनिंग कंपाउंड्स बाय रेड फॉस्फोरस एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड. तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, तीनों में ही क्या है, ऑक्सीजन है. ठीक है, तो जब इनकी रिएक्शन हम करवाते हैं HI के साथ में, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एट 150 डिग्री टेम्परेचर, तो आपको एल्केन मिलेगा एज अ मेन प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट तीनों ही केस में आपको क्या मिलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल अलॉन्ग विथ I2 मॉलिक्यूल. ठीक है, तो आयोडीन एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है आपको साइड प्रोडक्ट मिलेगा एंड मेन प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा दैट विल बी एल्केन. इन ईच ऑफ द केसेस, ऑक्सीजन विल बी रिमूव्ड. ठीक है, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रहा है. तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यू विल गेट RH. यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे. सो यहाँ पे H2 आ गया है. तो जब भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, यू आर रिएक्टिंग विद द hydrogen iodide in the presence of red phosphorus at 150 degree centigrade, you will get alkane along with water and iodine molecule as a side product. Now let's see the next method for the preparation of alkane. Now the next method is Wolff-Kirschner reduction method. In this again जैसे हमने क्लेमेंसन में देखा था उसी तरीके से यहाँ पे CO ग्रुप जो है that is react with N2H4 हाइड्रोजन, और इस तरीके से ये क्या करता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है. देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा. So what you will get, this H2 will be removed, you will get C double bond O and NH2. So you will get this intermediate. Now further on reacting this intermediate in the presence of KOH and glycol at 435 to 473 Kelvin, ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे CH2. सो वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन के अंदर भी हम कार्बोनिल का रिडक्शन करा रहे हैं एंड क्लेमेंसन के अंदर भी हमने कार्बोनिल का रिडक्शन कराया था. वहाँ पे भी COCH2 में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे भी COCH2 में कन्वर्ट होता है. सो
If we differentiate between Clemmensen reduction and Wolff-Kishner reduction, then we can say that in Clemmensen reduction, organic chemical reaction in which ketone and aldehyde are present, that will be converted into alkane. तो जो हमारे पास में aldehyde and ketone है, that will be converted into alkane in Clemmensen reduction. और अगर आप Wolff-Kishner की बात करते हैं, then in that carbonyl functional group will be converted into methylene group. मतलब सिर्फ CO group जो है that will convert into CH2. लेकिन अगर हम बात करते हैं Clemmensen में, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली बता रखा है कि एल्डिहाइड या कीटोन होगा, ये कार्बोनिल जो ग्रुप है दैट विल बी एल्डिहाइड और कीटोन एंड देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू एल्केन. अगर हम बात करते हैं रिडक्शन में कंडीशन की, तो अगर हम बात करते हैं क्लेमेंसन की, तो बच्चों जो क्लेमेंसन है दैट विल टेक प्लेस अंडर स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन. जो रिएक्शन थी वो एसिडिक कंडीशन में थी, लेकिन अगर हम वॉल्फ-किर्शनर की बात करते हैं तो ये बेसिक कंडीशन में हो रहा है. अब अगर हम बात करते हैं कैटलिस्ट की, तो क्लेमेंसन के अंदर हमने अमलगेटेड जिंक यूज़ किया था, बट इस केस में हम कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे, उसमें हमने HgZn यूज़ किया था, बट इन दिस केस वी आर नॉट यूजिंग एनी कैटलिस्ट. Okay, so we can say that in that substrate was unsuitable for the acid sensitive substrates. But if we talk about the Wolff-Kishner, then it is unsuitable for the base sensitive substrate. Okay, so वो acidic sensitive substrate के लिए suitable नहीं था, and this is not suitable for the base sensitive substrate. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि वो जो क्लेमेंसन रिएक्शन थी, रिडक्शन थी, दैट वाज टेकिंग प्लेस अंडर एसिडिक कंडीशन एंड this reaction is taking place under basic condition. So that reaction is not suitable for the acid sensitive reactant and this reaction is not suitable for the base sensitive reactant. सो ये डिफरेंस भी हमने साइड बाय साइड देख लिया है. ओवरऑल अगर हम कंक्लूशन करें तो दोनों के अंदर ही जो कार्बोनिल ग्रुप है CO ग्रुप वो CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, बस कंडीशन अलग अलग है, बट प्रोडक्ट जो है वो सेम ही बनेगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉरी-हाउट सिंथेसिस. इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन हम बनाते हैं. मतलब जब हमने देखा था बच्चों, पहले जो रिएक्शंस देखी थी उसके अंदर हमने क्या किया था, सेम नंबर ऑफ कार्बन हम इंक्रीज कर रहे थे, इवन चेन हो रही थी, प्रोडक्ट में जो था इवन चेन मिल रही थी हमें. पर अगर हमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन चाहिए प्रोडक्ट में, if you required odd number of carbon in product, in that case we can use Corey-House synthesis method. अब देखिए इसमें क्या होता है, अल्काइल हैलाइड जो है वो लिथियम के साथ में रिएक्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ईथर यू विल गेट RLi एंड XLi. ठीक है, जो ये RLi है हमारे पास में, इसको ये क्या अनपोलंग रिएजेंट होता है. यहाँ पे लिथियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज, R पे होता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि Li जो है मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अनपोलंग हो गया, दैट इज रिवर्स ऑफ पोलैरिटी. कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, जनरली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है. चलो ठीक है, तो देखिए RLi XLi जो हमारे पास में प्रोडक्ट मिलेंगे. नाउ दिस RLi विल रिएक्ट विथ CuI इन ऑर्डर टू फॉर्म R2CuLi विच इज नोन एज गिलमान रिएजेंट. बच्चों ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रिएजेंट है R ऐड करने में काम आता है, सो अल्काइल ग्रुप के एडिशन में हेल्प करता है. सो here we have prepared Gilman reagent. Now this Gilman reagent again react with alkyl halide, देन इट विल फॉर्म R डैश. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने R अलग अलग लिया है. यहाँ पे स्टार्टिंग में R अलग था जो गिलमान के साथ अटैच्ड है, और यहाँ पे हमने अलग ही रिएक्टेंट यूज़ किया है जिसके नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो सकते हैं. मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हमारे पास में CH3 है, तो इस वाले गिलमान के पास भी क्या होगा, CH3, तो हमको क्या मिलेगा, CH3 होल ट्वाइस CuLi. ये हमारे पास में हो गया गिलमान रिएजेंट. और मान लीजिए कि जो R डैश हमने यूज़ किया है यहाँ पे है CH3 CH2X, तो क्या होगा, CH3 CH2X तो एज इट इज़ रहेगा प्रोडक्ट में, और यहाँ से एक CH3 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है. जो गिलमान का R है एंड जो RX का R है, दे बोथ विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म व्हाट, दे विल फॉर्म एल्केन. तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर ऑफ
कार्बन है। सो इस मेथड से आप इवन नंबर ऑफ कार्बन भी फॉर्म कर सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ कार्बन भी फॉर्म कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने मेथड देखा था उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन फॉर्म हो रहे थे एज अ इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से these are the 9 methods from which you can prepare the alkane. So let's see physical properties of alkane. बच्चा it's very simple. See, अगर हम first 4 member देखें, for example that is from carbon 1 to carbon 4, तो वो होंगे colorless in gaseous state. If we talk about the next 13 members, then they will be colorless and liquid in state, and next higher members will be colorless and solid in state. Now this can be explained on the basis of magnitude of attraction force. Now the next point, if we talk about the boiling point, which is very important parameter, तो देखिए boiling point is directly proportional to the van der Waals forces. Right, it is directly proportional to the van der Waals force. Now this van der Waals force is directly proportional to the molecular mass, and again van der Waals force is also directly proportional to the surface area. मतलब जितना ज़्यादा molecular mass होगा उतना ही ज़्यादा van der Waals force होगा, और जितना ज़्यादा surface हो गया उतना ही ज़्यादा van der Waals force होगा, और van der Waals force ज़्यादा होता है तो boiling point भी ज़्यादा होगा, बिकॉज दीज ऑल पैरामीटर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मतलब अब मान लीजिए कि आपके पास में कोई कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन है और कोई कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन है, तो जिसमें 6 कार्बन है उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। सो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने पे जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द सरफेस एरिया, दैट इज स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो बच्चों जो लीनियर होते हैं कंपाउंड उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और ब्रांच जो होता है उनका सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है। पहली बात तो ये। अब देखिए अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कोई कंपाउंड अगर लीनियर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, कोई ब्रांच है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। आप सरफेस एरिया डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की बेस पे भी आप याद कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे ये बेसिकली ये जो टर्म है ये आइसोमर्स के लिए यूज़ किया। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ही डिफरेंट है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा। सो हम तो यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर एंड ब्रांच, मतलब आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी द सेम, मॉलिक्यूलर मास विल बी द सेम, बट स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। जब स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं तो आप इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल देखिए, एन ऑक्टेन है, आइसो ऑक्टेन है, 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन है। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे 8 मेंबर्स, एन का मतलब होता है लीनियर चेन होना, तो 8 कार्बन की लीनियर चेन है। आइसो की बात करते हैं, देन दिस इज अगेन अ लीनियर चेन, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं था तो आई हैव ड्रॉन इन दिस वे। दिस इज अगेन अ लीनियर चेन और इससे कार्बन अटैच्ड है इस तरह से, मतलब एक ब्रांच है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये हाईली ब्रांच है। देखिए ये मेन चेन हमारे पास में और ये हाईली यहाँ पे ब्रांच्ड है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से ले इस चेन को ले लेंगे तो यहाँ पे आपको 4 ब्रांच तो मिल ही रही है। आप किसी भी तरीके से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे 4 ब्रांच यू विल गेट। तो यहाँ पे 1 ब्रांच है, यहाँ पे 2 ब्रांच, यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है, यहाँ पे लीनियर कंपाउंड है। तो लीनियर जितना होगा उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा ब्रांच्ड होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है। तो ये सारे क्या है, आइसोमर्स, दीज आर आइसोमर, लीनियर, ब्रांच, हाईली ब्रांच। तो ये जितना ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगा इन आइसोमर्स का उतना ही इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया भी कम होता जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, ठीक है। हियर सरफेस एरिया इज मोर एंड हियर सरफेस एरिया इज लेस। इस वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन आता है। नाउ द लास्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सेम टॉपिक इज द सॉल्युबिलिटी। नाउ सी, हम जानते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर है आप जानते हो, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी दे देते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब कोवेलेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोल्स जनरेट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि H पे पॉजिटिव है C पे नेगेटिव है, नो। यहाँ पे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर है तो किस में डिसॉल्व होगा, दिस विल बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, इथर, क्लोरोफॉर्म,
ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इनसॉल्युबल किस में होगा, तो क्योंकि ये नॉन पोलर है सो इट विल बी इनसॉल्युबल इन पोलर, इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल वाटर। वाटर में ये क्या होगा, इनसॉल्युबल, क्योंकि ये खुद कैसा है, नॉन पोलर, और वाटर कैसा है, पोलर। हमेशा हम जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में डिजॉल्व होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स सी द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन।